जादुई बड़ी पतंग। सुरेश खेतों में काम कर रहा था कि तभी उसका छोटा भाई रमेश वहां आता है और सुरेश से कहता है, सुनिए भैया, इस संक्रांति में शहर में पतंग की प्रतियोगिता है। जीतने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम मिलने वाला है। भैया, क्यों ना हम दोनों भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। रमेश और सुरेश दोनों भाई नई उम्मीद के साथ पतंग बनाकर पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। दोनों भी पतंग उड़ा रहे थे कि तभी सुरेश की पतंग कट जाती है। वो दोनों भी उस पतंग को पकड़ने जाते हैं। तब वो पतंग गांव के जमींदार जो अपनी बाइक से आ रहे थे उनके मुंह पर गिरकर लटक जाती है, जिस वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और वो बाइक के साथ नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से जमींदार बौखला जाते हैं और कहते हैं, अरे ये किसकी करामत है रे? किसकी पतंग है ये? बच्चों ने बड़ा परेशान करके रखा है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी सुरेश सामने आकर कहता है, अरे जमींदार जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? क्या हुआ ना, ये हम पतंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, ये हमारी ही पतंग है। ये सुनते ही जमींदार का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो पतंग को पकड़कर फाड़ देता है। तुम दोनों खेतों में काम करने के बजाय ये क्या बच्चों के जैसे पतंग उड़ा रहे हो? मेरा कर्जा तो नहीं उतार रहे हो और अब ये बच्चों का खेल शुरू कर दिया तुम लोगों ने। अरे जमींदार जी, कर्जा उतारने के लिए ही तो ये पतंग उड़ा रहे हैं और आप गिर गए, इसमें हमारी क्या गलती? शायद पतंग को भी पता चल गया होगा कि जमींदार कैसा इंसान है। तभी सुरेश रमेश को चुप करते हुए कहता है, अरे चुप कर रमेश, बड़ों से ऐसे बातें नहीं करते, चलो जाओ यहाँ से। जमींदार जी माफ कर दीजिए, ये तो नादान है। ऐसा कहकर सुरेश और रमेश वहां से चले जाते हैं। जमींदार अपने बेटे मदन से बात करके रमेश और सुरेश क्या कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। तब मदन उन्हें पतंग प्रतियोगिता के बारे में बताता है। ये सुनकर जमींदार मदन से कहता है, अरे बेवकूफ, 10 लाख रुपए का इनाम है तो तुमने उस प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं लिया? और वो दोनों पतंग प्रतियोगिता जीतेंगे तो मेरा कर्जा उतार देंगे, जो मुझे नहीं होने देना। किसी भी हालत में तुम्हें ही ये प्रतियोगिता जीतनी है। जमींदार उन दोनों की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। उधर सुरेश और रमेश गांव में अब पतंग उड़ाने के बजाय गांव के बाहर के मैदान में चले जाते हैं, लेकिन वहां मदन कुछ काम से जेसीबी लेकर आता है और कहता है, अरे ये जगह खाली कर दो, यहाँ खुदाई का काम शुरू करना है, चलो जाओ यहाँ से। सुरेश और रमेश दोनों दूसरी जगह पर पतंग उड़ाने जाते हैं। तब मदन वहां भी आता है और फिर से कहता है, अरे तुम दोनों यहाँ भी, ये हमारी जमीन है, तुम यहाँ पतंग नहीं उड़ा सकते, चलो जाओ यहाँ से। इस तरह वो फिर से दोनों भी गांव के चौराहे पर वापस आते हैं। तब मदन वहां बैलों का झुंड लेकर आता है, जिस कारण वो दोनों पतंग ही नहीं उड़ा पाते। रमेश मदन की सारी चाल समझ जाता है और कहता है, भैया ये सब उस जमींदार और मदन की चाल है, वो हमें प्रैक्टिस करने से जानबूझकर रोक रहे हैं। रमेश गुस्से में आता है। तब सुरेश उसे रोकता है। रमेश मदन को सबक सिखाने के लिए एक उपाय ढूंढता है। वो एक बड़ी सी पतंग बनाता है और उसे जंगल के एक पेड़ पर लटका देता है। दूसरे दिन मदन को आते हुए देख रमेश सुरेश से कहता है, भैया अब हमें पतंग उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक जादुई पतंग मिली है, उसे मैंने जंगल में एक पेड़ पर छुपाया है। अब देखना भैया, हमें ही वो इनाम मिलेगा और जमींदार का सारा कर्जा भी उतर जाएगा। उन दोनों के प्लान को मदन समझ नहीं पाता और उनकी बात वो सुन लेता है। वो उस पतंग को लाने के लिए जंगल में जाता है। तब रमेश और सुरेश भी उसके पीछे पीछे छुपते हुए जाते हैं। मदन को जादुई पतंग दिखाई देती है। तब वो कहता है, बड़े आए पतंग प्रतियोगिता जीतने वाले, ये जादुई विशाल पतंग तो मेरी है, मेरी, अब ये हमेशा मेरे ही पास रहेगी, मैं इससे प्रतियोगिता जीत जाऊंगा। मदन ऐसा कहकर उस पतंग को पेड़ से निकालने जाता है, लेकिन मदन जैसे ही पतंग को खोलता है, वो पतंग मदन को लेकर आकाश में उड़ने लगती है। रमेश ने पहले से ही उस पतंग को बलून्स जोड़ के रखे थे, जो मदन देख नहीं पाता। वो आसमान में ऐसे उड़ते हुए चिल्लाने लगता है, अरे ये जादुई पतंग मुझे कहाँ ले जा रही है, मुझे नीचे उतार, अरे सुरेश, रमेश मुझे बचाओ। मदन की ये हालत देखकर वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बलून्स की हवा निकल जाती है और मदन पतंग लेकर नीचे गांव के मैदान में गिर जाता है। सुन मदन के बच्चे, आप मेरे रास्ते में आए ना, तो मैं तुम्हें इस जादुई पतंग के साथ ऊपर भेज दूंगा हमेशा के लिए। इस तरह मदन अब उन दोनों को परेशान करने का सोचता भी नहीं।
सुरेश और रमेश पतंग प्रतियोगिता जीत जाते हैं और आए हुए इनाम से जमींदार का कर्जा उतार देते हैं। अंडर वाटर गोल्डन फिश हाउस। सुदेश एक मछुआरा था जो रोज समंदर से मछलियां पकड़ा और उसे बाजार में बेचा करता था। एक बार उसकी बीवी बीमार थी, लेकिन फिर भी सुरेश मछलियां पकड़ने समंदर में जा रहा था। तब उसको उसकी बीवी रोकते हुए कहती है, सुनिए, पता नहीं आज मुझे डर लग रहा है। आज आप मछलियां पकड़ने मत जाओ समंदर में। कैसी बात कर रही हो सुरेखा? काम नहीं करूंगा तो तुम्हारे इलाज के लिए पैसे कहाँ से जुटा पाऊंगा? ऐसा कहते हुए सुदेश मछलियां पकड़ने समंदर में चला जाता है। उसके जाते ही टीवी पर एक न्यूज आने लगती है। ये चेतावनी है कि समुद्र में बहुत ही जल्द एक तूफान आने वाला है, इसलिए 2 दिन के लिए कोई भी मछुआरा मछलियां पकड़ने समुद्र में ना जाए। टीवी पर यह न्यूज देखते ही सुरेखा बहुत डर जाती है। वो अपने बेटे कुंदन को आवाज देने लगती है, उसे सारी बात बताती है। तब कुंदन कहता है, अरे माँ, आप चिंता ना करें, मैं पिताजी को जाकर जल्दी से वापस लाता हूँ। वो अभी समुद्र में गए भी नहीं होंगे। इस तरह कुंदन भागते हुए समंदर के पास पहुंचता है। वो पीछे से सुदेश को आवाज देते रहता है, पिताजी रुक जाइए, सुनिए पिताजी रुक जाइए, समुंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, समुंदर में मत जाइए पिताजी, रुक जाइए। लेकिन उसकी आवाज उस तक पहुंचती नहीं और बहुत देर हो जाती है। सुदेश नाव लेकर समुंदर के अंदर जा चुका था कि तभी समुंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है। तूफान आता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। कुंदन ये सब देखता ही रहता है। थोड़ी ही देर में तूफान बंद हो जाता है। कुंदन एक बार फिर से समुंदर के किनारे आता है और वो अपने पिताजी को ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे उसके पिताजी नहीं दिखाई देते। वो मायूस होकर एक जगह पर बैठा है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो आवाज की तरफ जाता है तो वहाँ उसे एक सुनहरी मछली दिखाई देती है। अरे, इस सुनहरी मछली को क्या हुआ? लगता है ये तूफान में घायल हो गई है। कुंदन उस सुनहरी मछली को अपने साथ घर ले आता है, उसे मरहम लगाता है और एक पानी के टब में डाल देता है। तब उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, पिताजी को ढूंढने के बजाय तुम ये मछली की देखभाल करने में जुड़ गए हो। क्या तुम्हें अपने पिताजी की जरा सी भी फिक्र नहीं? माँ, मुझे भी पिताजी की फिक्र है, लेकिन तूफान इतना तेज था कि मैं पिताजी को ढूंढ नहीं सका। कल मैं फिर से पिताजी को ढूंढने जाऊंगा, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। कुंदन और सुरेखा दोनों इस बात से रोने लगते हैं। कुंदन अपने आंसू पोंछकर सुनहरी मछली को देखने जाता है। तब वो मछली आराम से उस टब में तैरती रहती है। कुंदन की आंखों में आंसू देख वो मछली बोलने लगती है, तुम कितने अच्छे हो कुंदन। वहाँ तुम्हारे पिताजी का कोई अता पता नहीं, पर तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, तुम बोल भी सकती हो, ये तो चमत्कार ही है। हाँ कुंदन, हमारा समंदर के बीच में मछलियों की एक दुनिया है। तूफान की वजह से मैं किनारे पर आई और जख्मी हो गई। तुम घबराओ मत कुंदन, तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होगा। कल ही हम मेरी दुनिया में जाकर तुम्हारे पिताजी को ढूंढ लेंगे। ये सुनकर दूसरे दिन मछली को लेकर कुंदन समुंदर में जाता है और सुनहरी मछली को पानी में छोड़ देता है और खुद एक नाव से मछली के पीछे पीछे वो जाने लगता है। समुद्र के बीच में आकर कुंदन एकदम से मछली की दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ सारी प्रकार की मछलियाँ थी और वहाँ एक सुनहरा मछली का घर भी बना हुआ था। सुनहरी मछली को देखकर एक मछली आती है और कहती है, सुनहरी मछली, आप सही सलामत हो। आपको जिंदा देखकर हमारी जान में जान आ गई। सुनहरी मछली, ये और एक मानव कौन है? अरे, कल इसी ने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई। पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि और एक मानव? और कोई है क्या यहाँ पर? कल की तूफान में एक मानव यहाँ जख्मी हालत में आया, पर अभी भी वो होश में नहीं आया है। क्या कहा? लगता है वो मेरे पिताजी ही है, लेकिन कहाँ है वो, कैसे है वो? कुंदन के पिताजी को सुनहरे मछली के घर में रखा गया था और वो तीनों भी उस घर में जाते हैं। वहाँ अपने पिताजी को देखकर कुंदन बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है, पिताजी, होश में आइए पिताजी, मैं आपका बेटा कुंदन आपको ले जाने आया हूँ पिताजी, उठिए पिताजी। कुंदन अपने पिताजी को हिला हिलाकर होश में लाने की कोशिश करता है,
पहचान की आवाज सुनकर सुंदर भी होश में आता है और कुंदन सारी बात अपने पिताजी को बताता है। तब वो दोनों सुनहरी मछली और बाकी मछलियों का धन्यवाद करते हैं। इस तरह सुनहरी मछली कुंदन को सोने के सिक्के देते हुए कहती है, कुंदन, मुझे तुम्हारे घर के हालात के बारे में सब पता है। ये कुछ सोने के सिक्के ले जाओ, जिससे तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। कुंदन अपने पिताजी को लेकर घर वापस आता है। सुरेखा अपने पति को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन सुनहरी मछली के द्वारा दिए गए सोने के सिक्के बेचकर कुंदन अपनी माँ और बाबूजी दोनों का इलाज भी करवाता है और खुशी खुशी से रहने लगता है।